Hello everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to this new revision series for CSIR Net Life Science 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से टॉपिक को हम रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं ये है लैकोपेरोन, जो कि यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर फंडामेंटल बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं लैकोपेरोन के बारे में। तो लैकोपेरोन को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओपेरोन के बारे में बताऊंगी, उसके रेगुलेशन के बारे में बताऊंगी, उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी और फिर हम बात करेंगे अबाउट द लैकोपेरोन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओपेरोन क्या होता है। देखो ओपेरोन का मतलब है, हम सभी जानते हैं कि सेल के अंदर जो डीएनए है और डीएनए के अंदर जो जीन है वो जाकर एमआरएनए बनाते हैं, उससे फिर प्रोटीन बनता है। लेकिन ये जो एमआरएनए बनता है, ये जो प्रोटीन बनता है, उसके लिए रेगुलेशन भी होता है। वहां पर मतलब रेगुलेशन किया जाता है, चीजें ऑन की जाती हैं, चीजें ऑफ की जाती हैं। तो मेनली ये देखा जाता है कि एक जीन के लिए एक रेगुलेशन होता है और ये जो रेगुलेशन है ये करवाता है रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर और ऑपरेटर। तो देखा जाता है कि एक जीन के लिए एक प्रोमोटर है, एक ऑपरेटर है और एक रेगुलेटरी जीन है। लेकिन ओपेरोन में होता क्या है कि ये तीनों चीजें तो सिंगल होती हैं, यानी एक ऑपरेटर है, एक ही प्रोमोटर है और एक ही रेगुलेटरी जीन है। लेकिन वहां पर जो प्रोटीन बनते हैं वो एक से ज्यादा बनते हैं, तो उसे बोलते हैं ओपेरोन। यानी यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन होता है जिससे कि बनता है एक एमआरएनए और उस एक एमआरएनए से फिर बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं। और ऐसा एमआरएनए जो कि होता एक है लेकिन बनाता बहुत सारे प्रोटीन है, ऐसे एमआरएनए को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए और ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है उसको बोलते हैं ओपेरोन। ठीक है, तो देखो लिखा भी है, एन ओपेरोन इज द क्लस्टर ऑफ जीन दैट आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर टू गिव अ सिंगल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच देयरफॉर एनकोड मल्टीपल प्रोटीन। सच पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए इज टिपिकली फाउंड इन द प्रोकैरियोट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ओपेरोन क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर देखो ये डायग्राम भी दिखाया गया है कि ये रेगुलेटरी एक जीन है बस, जिससे कि बनता है रिप्रेसर प्रोटीन बनता है या फिर रेगुलेटरी प्रोटीन बनता है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करता है ऑपरेटर से और प्रोमोटर पर बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि आकर उसका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो यहाँ पर जीन है ए बी सी डी और चारों ही जीन क्या है, एक साथ है। तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज आएगा वो एक साथ में ही चारों जीन से एमआरएनए बना देगा। फिर यहाँ पर एक सिंगल एमआरएनए बनेगा और फिर इस एमआरएनए से ही डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनते हैं। तो इसको कंप्लीट बोला जाता है ओपेरोन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द रेगुलेशन। तो हमें पता है कि देखो जीन में जो भी उसका रेगुलेशन है वो काफी जरूरी है, यानी कि वो प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा ये चीजें सेल की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड होती हैं। अगर रिक्वायरमेंट है तो वो ऑन रहेगा और वहां पर प्रोटीन बन जाएंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको रोकना पड़ेगा, उसे बोलते हैं रेगुलेशन। तो यहाँ पर भी ये जो रेगुलेशन है वो दो तरीके से होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। और ओपेरोन का जो रेगुलेशन किया जाता है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है, इट इज यूज्ड एज अ जीन रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। दो तरीके से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी यहाँ पर बेसल लेवल होता है उससे चीजें ज्यादा बनेंगी, उससे चीजें ज्यादा बनेंगी। मानो इतना है सेल के अंदर और वहां अगर हुआ है पॉजिटिव रेगुलेशन तो हमें चीजें इतनी मिलेंगी, यानी पहले इतनी थी अब हमें चीजें इतनी मिलेंगी, उसे कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। और नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये बेसल लेवल था उससे भी नीचे मिलता है, मतलब और वो नीचे हो जाता है, तो ये होता है नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब देखो यहाँ आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आप देखो ये जो रेगुलेटरी जीन होता है, ये रेगुलेटरी जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है और ये एक्टिवेटर भी बना सकता है। लेकिन जो भी ये रेगुलेटरी जीन जो है, जो भी ये बनाएगा वो केवल ऑपरेटर पर ही बाइंड करता है, वो केवल ऑपरेटर पर ही बाइंड करेगा। अब इसका काम क्या है? प्रोमोटर का काम होता है कि यहां पर आकर बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, यहां बाइंड करेगा। अगर ऑपरेटर पर रिप्रेसर नहीं लगा है तो ये आगे जाएगा और इन सब जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। लेकिन अगर रिप्रेसर बना है और उसने यहाँ बाइंड भी कर लिया है तो जो पॉलीमरेज यहाँ आता है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन और इसे बोलते हैं रेगुलेटरी साइट। और ये होता है स्ट्रक्चरल जीन, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, उस पूरे पार्ट को आप कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। उसका जो ऑपरेटर है दिस इज ओ, उसका जो प्रोमोटर है दिस इज कॉल्ड पी और यहाँ होता है एक रेगुलेटरी जीन। तो ओपेरोन के अंदर केवल प्रोमोटर आता है, ऑपरेटर आता है और स्ट्रक्चरल जीन आता है। तो POS से भी आप याद कर सकते हैं। और ये जो रेगुलेटरी जीन है इसका अलग ही पार्ट होता है, रेगुलेटरी जीन है और इसका भी खुद से प्रोमोटर होता है जहां पर आकर बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज इसके फॉर्मेशन के लिए और यहाँ आकर बाइंड करता है इसकी फॉर्मेशन के लिए। तो ये है ओपेरोन का बेसिक सा स्ट्रक्चर।
अब देखिए यहाँ दो टर्म्स आती हैं, सिस एक्टिंग टर्म और एक आती है ट्रांस एक्टिंग। सिस एक्टिंग का मतलब है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि रेगुलेटरी जीन है, फिर प्रोमोटर है, फिर ऑपरेटर है और फिर होता है स्ट्रक्चरल जीन। ये बातें अभी हमने पढ़ी हैं, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेगुलेटरी जीन है ये काम कैसे करता है, पहले ये बनाएगा अपना mRNA और फिर बनता है इसका प्रोटीन, और तब ये काम करने के लायक होता है। मतलब जो भी इसको करना है, एक्टिवेट करना है, रिप्रेस करना है, तो पहले ये अपना mRNA बनाता है, फिर प्रोटीन बनाता है, तब इसका प्रोटीन जाकर काम करता है। तो उसको आप कहोगे ट्रांस एक्टिंग, यानी कि ये जो रेगुलेटरी जीन है ये ट्रांस एक्टिंग है। फॉर्मेशन ऑफ mRNA, मतलब यहाँ पर जब इसका mRNA बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तभी ये अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, अदरवाइज नहीं दिखा पाएगा। यहीं पर अगर बात करते हैं ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है यदि ये अपना mRNA नहीं बनाता है। ऑपरेटर का कोई mRNA नहीं बनता, कोई प्रोटीन नहीं बनता, बस ये एक साइट है, जीन से पहले ये एक साइट है जिस पर आकर ये प्रोटीन बाइंड कर सकता है। तो एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा पार्ट जिसको अपना इफेक्ट दिखाने के लिए अपने mRNA को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे आप कहेंगे सिस एक्टिंग। और एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा पार्ट जिसको अपना इफेक्ट अगर दिखाना है तो पहले उसे अपना प्रोटीन बनाना पड़ेगा, उसे आप बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग, ठीक है। तो ये जो दोनों टर्म है ये आगे जाकर आपको हेल्प करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं ओपेरोन के टाइप्स की। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि ओपेरोन क्या होता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग क्या होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं। तो ओपेरोन जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंड्यूसिबल ओपेरोन और एक होता है रिप्रेसिबल ओपेरोन। ये जो इंड्यूसिबल ओपेरोन है ये इंड्यूस होते हैं किसी इंड्यूसर की हेल्प से, यानी कोई आएगा और इसको एक्टिवेट करेगा। जबकि रिप्रेसिबल जो ओपेरोन होते हैं यहाँ कोई आता है लेकिन इसको बंद करने के लिए आता है। यहाँ पर जो आएंगे, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी फैक्टर है, कोई भी प्रोटीन है, वो इसको एक्टिवेट करने के लिए आएगा कि तुम एक्टिवेट हो जाओ, और इसको रोकने के लिए आएगा कि तुम बंद हो जाओ। तो यहाँ पर इन्वॉल्व इन द कैटाबोलिक पाथवे, ये जो इंड्यूसिबल ओपेरोन है ये कैटाबोलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। कैटाबोलिक का मतलब होता है कोई भी फूड पार्टिकल आपके पास आया, उसको अगर ब्रेक करना है तो वहां पर रन करना पड़ेगा मतलब कि इंड्यूसिबल ओपेरोन। और अगर एनाबोलिक पाथवे चलाना है, यानी सेल के अंदर कुछ बनाना है, तो वहां पर यूज किया जाता है रिप्रेसिबल ओपेरोन, ठीक है। नीड ऑफ इंड्यूसर टू एक्टिवेट द ओपेरोन, इस ओपेरोन को एक्टिवेट करने के लिए एक इंड्यूसर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर नीड ऑफ अ रिप्रेसर टू स्टॉप द ओपेरोन, अगर इस ओपेरोन को रोकना है तो वहां हमें एक रिप्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऑलरेडी मतलब ऑफ होता है, ये पहले से ही ऑफ रहता है, इसको ऑन करना पड़ता है। और कौन ऑन करता है? इसको इंड्यूसर ऑन करता है। जबकि ये ऑन रहता है और इसको ऑफ करना पड़ता है। कौन ऑफ करेगा? इसको रिप्रेसर ऑफ करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है लैक ओपेरोन, इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। तो होता क्या है, बेसिक डिफरेंस और बता देती हूं मैं। ये जो लैक ओपेरोन है ये कब ऑन होगा? यदि सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक ओपेरोन का मतलब होता है लैक्टोज ओपेरोन। यदि सेल के पास लैक्टोज है तो लैक ओपेरोन ऑन रहेगा, अगर लैक्टोज नहीं है तो लैक ओपेरोन बंद हो जाएगा। यहां पर बात करें तो सेल के अंदर अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो ये ऑन होगा, और अगर ट्रिप्टोफैन है तो ये ऑफ रहेगा, क्योंकि ये एनाबॉलिक पाथवे है, इसको बनाना है ट्रिप्टोफैन। तो अगर नहीं होगा तब ये ऑन रहेगा। और ये कैटाबोलिक पाथवे है, यानी कि इसको बनाने के लिए, मतलब इसको ऑन करने के लिए हमें लैक्टोज की रिक्वायरमेंट होगी, तब ये ऑन होगा। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये जो लैक ओपेरोन हम आज पढ़ने वाले हैं ये इंड्यूसिबल ओपेरोन का पार्ट है, जिसमें कि कैटाबोलिक पाथवे चलता है, इंड्यूसर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये ऑलरेडी मतलब ऑफ रहता है, उसको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक सी बातें हमने देख ली हैं। जैसे आप यहां भी देख सकते हैं, इंड्यूसिबल जो ओपेरोन है एक रिप्रेसिबल ओपेरोन होता है। इंड्यूसिबल जो ओपेरोन होता है ये एक्टिव रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ द मेटाबोलाइट, और ये रिप्रेसिबल जो एलिमेंट है यानी ओपेरोन है ये ऑफ रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ द मेटाबोलाइट। यानी अगर यहाँ मेटाबोलाइट होगा तो ये ऑन रहेगा, अगर यहाँ मेटाबोलाइट होगा तो ये ऑफ रहेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल है लैक्टोज और जैसे कि एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ओके, तो हमने सारी बातें पढ़ ली हैं जो बेसिक सी हमें पढ़नी थी। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज लैक ओपेरोन, ठीक है। लैक ओपेरोन का फुल फॉर्म है लैक्टोज ओपेरोन, मतलब कि ये जो ओपेरोन है चलता है लैक्टोज के लिए। इकोलाई की बात करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ओपेरोन है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है इकोलाई, तो यहाँ हम बात करेंगे इकोलाई के बारे में। तो इकोलाई का कोई भी सेल है, मानो ये इकोलाई का कोई भी एक सेल है, अगर इसने बाहर से ले लिया है लैक्टोज, इसके पास अब लैक्टोज आ गया है, तो ये क्या करता है, इस लैक्टोज को यूज करने के लिए पहले इसको ब्रेक डाउन करना चाहता है। लैक्टोज जो आया है इसको ये ब्रेक डाउन करता है इन ग्लूकोज
प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में इसको ब्रेक डाउन करेगा, तब जाकर जो ग्लूकोज बना है उसको वो यूज करेगा। तो यहाँ पर ये जो लैक्टोज आया है उसको ब्रेक करने के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इन द लैकोपेरोन। तो जैसे ही लैक्टोज आता है लैकोपेरोन एक्टिवेट हो जाता है, वहां से फिर प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं और फिर वो एंजाइम इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में डिवाइड कर देते हैं और फिर ये जाकर इकोलाइज ग्लूकोज को यूज करता है फॉर द एटीपी। ठीक है, देखो लिखा भी है लैकोपेरोन इज एन ओपेरोन ऑफ अ ग्रुप ऑफ जीन विद अ सिंगल प्रोमोटर दैट इनकोड जीन फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज इन द इकोलाई। तो यानी ओपेरोन में सारे जीन ऐसे होंगे जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर डायग्राम की बात करें तो देखो इस तरीके से होता है लैकोपेरोन। सबसे पहले यहां पर है पी और ये है लैक आई। देखो लैक आई का मतलब है जो रेगुलेटरी जीन होता है उसको लैक आई बोलते हैं और ये जो रेगुलेटरी जीन है ये ट्रांस एक्टिंग है, मतलब पहले इसका एमआरएनए बनेगा तब जाकर ये काम करेगा। तो इसका अगर एमआरएनए बनना है तो यानी इसको जरूरत होगी आरएनए पॉलीमरेज की। वो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर बाइंड करेगा इसके प्रोमोटर पर। तो इस लैक आई का जो प्रोमोटर है उसको पी आई बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर प्रोमोटर है फॉर द रेगुलेटरी जीन, ये रेगुलेटरी जीन है। लैक पी क्या है? लैक पी इज द प्रोमोटर फॉर दिस जीन। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है जिससे कि हमें प्रोटीन और एंजाइम मिलेंगे उसके लिए जो प्रोमोटर है वो लैक पी है और इसके लिए जो ऑपरेटर है वो लैक ओ है और ये है स्ट्रक्चरल जीन जिसमें कि लैक जेड, लैक वाई और लैक ए आता है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये लैक ओ क्या है? ऑपरेटर जीन है। लैक पी क्या है? प्रोमोटर जीन है। लैक आई क्या है? रेगुलेटरी जीन है। पी आई क्या है? पी आई है प्रोमोटर फॉर द रेगुलेटरी जीन। और ये कैप क्या है? देखो इस कैप के बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब पॉजिटिव रेगुलेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, ये कैटाबोलिक एक्टिवेटेड प्रोटीन होता है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें 3 जीन होते हैं, उनका काम देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ आता है आरएनए पॉलीमरेज, उससे जो प्रोटीन बनता है वो होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, लैक जेड जो प्रोटीन बनाएगा वो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई जो बनाता है उसका नाम है परमिएज और लैक ए जो प्रोटीन बनाता है उसका नाम है थायोगैलेक्टोसाइडेज साइड ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों प्रोटीन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये स्ट्रक्चर है लैकोपेरोन का जो आपको याद करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज और लैक्टोज का भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है मतलब कि जो बना है लैक जेड से, इसके 2 काम होते हैं। ये सबसे पहले जो लैक्टोज आया है सेल के अंदर, उस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में। फर्स्ट फंक्शन तो ये है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। सेकंड फंक्शन है कि जो लैक्टोज आया है उसमें से कुछ लैक्टोज को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू द एलोलैक्टोज में। ठीक है, और ये जो एलोलैक्टोज है फिर ये एक्ट करता है लाइक अ इंड्यूसर, क्योंकि लैकोपेरोन एक इंड्यूसिबल ओपेरोन है, उसको एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायरमेंट है इंड्यूसर की। तो यहाँ पर जो इंड्यूसर की तरह काम करता है ये एलोलैक्टोज है जो कि बनता है लैक्टोज से और उसको बनाता कौन है? उसको बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसके बाद जो सेकंड एंजाइम है दैट इज परमिएज। इस परमिएज का काम होता है कि मानो ये इकोलाई का सेल है तो परमिएज कुछ ऐसे चैनल बना देता है जिसकी हेल्प से जो लैक्टोज है बाहर वो इसके अंदर जा सके, तो ये बोला गया है कि इस इकोलाई के अंदर पहले से ही थोड़ा परमिएज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ लैक्टोज आता है। लैक्टोज आने के बाद उसका फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर और परमिएज बनता है, फिर यहाँ पर और ज़्यादा एंट्री होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो थर्ड है ये हेल्प करता है इन द डिटॉक्सिफिकेशन, यानी इकोलाई के अंदर अगर कोई टॉक्सिफिकेशन हो गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो थर्ड एंजाइम बना है उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देख ली हैं। अब ये जो फिनोमिना है ग्लूकोज और लैक्टोज का, इसका मतलब क्या है? ओके, तो मैं यही बता देती हूँ कि ये जो लैक्टोज और ग्लूकोज है, अभी हमने देखा भी है कि लैक्टोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। लेकिन देखो अगर सेल के अंदर पहले से ही ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो ये सेल क्या करेगा? इकोलाई क्या करेगा? इसको तो चाहिए ग्लूकोज, चाहे वो लैक्टोज को ब्रेक करके आई हो चाहे ऑलरेडी प्रेजेंट हो। लेकिन अगर ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो लैक्टोज को इस्तेमाल नहीं करेगा,
वो लैक्टोज को तब इस्तेमाल करता है जब ग्लूकोज नहीं होती है। अगर उसके पास पहले से ही ग्लूकोज है तो क्यों उसको लैक्टोज तोड़ना है, क्यों अपनी एनर्जी लैक्टोज को तोड़ने में वो लगाएगा, वो पहले ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन देखो अगर सेल में ग्लूकोज नहीं है तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो अब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करे, लैकोपेरोन को चलाए, जिससे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लैक्टोज ब्रेक डाउन होगा इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और फिर ये ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इकोलाई होता है अगर वहां ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, लैकोपेरोन नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। अब ये जो लैकोपेरोन है मैंने बताया था कि दो तरीके से रेगुलेशन होता है ओपेरोन का, पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन। तो यहां पर भी लैकोपेरोन का दोनों तरीके से रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है कि कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव रेगुलेशन तब होगा यदि वहां रिप्रेसर बनता है। अगर रिप्रेसर बनेगा, रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर बनेगा तो होगा वहां पर नेगेटिव रेगुलेशन, और अगर वहां बनेगा मतलब रिप्रेसर नहीं बनता है समहाउ तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव में क्या होगा, मोर देन द बेसल लेवल। आपको बताया भी था कि यदि बेसल लेवल से ज्यादा होता है, लेवल बनता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। और नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब है कि अगर वहां पर जो लेवल है वो बेसल लेवल से कम रहेगा तो उसे आप कहेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। ये जो पॉजिटिव रेगुलेशन है अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज, यानी अगर सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वहां पर पॉजिटिव रेगुलेशन होता है लैकोपेरोन का। कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे। और अगर वहां लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर सेल में इकोलाई में लैक्टोज प्रेजेंट है तो वहां लैकोपेरोन का नेगेटिव रेगुलेशन होता है। नो फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर, यहां पर समहाउ रिप्रेसर की फॉर्मेशन नहीं होती है, यहां पर रिप्रेसर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके लिए एक्टिवेटर की रिक्वायरमेंट होती है पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए, और नेगेटिव रेगुलेशन के लिए इंड्यूसर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं हम सब डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले बात कर लेते हैं अबाउट द इंड्यूसर ऑफ द लैकोपेरोन। यहीं पर मैंने बात की है ना कि इसको इंड्यूसर चाहिए और इसको एक्टिवेटर, तो यहाँ दोनों की बात करेंगे कि इंड्यूसर क्या है लैकोपेरोन के लिए और एक्टिवेटर कौन है लैकोपेरोन के लिए। तो इंड्यूसर की अगर बात करते हैं तो लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्ट करता है एलोलैक्टेज में। तो जैसे ही लैक्टोज आता है तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में भी कन्वर्ट करता है, साथ साथ वो कुछ पार्ट एलोलैक्टोज का भी बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि ये जो एलोलैक्टोज है ये एक्ट करेगा इंड्यूसर की तरह, यानी कि जो रेगुलेटरी जीन है वो बनाता है रिप्रेसर। इस रिप्रेसर से बाइंड अगर कर लेता है एलोलैक्टोज तो ये उसको इनएक्टिव कर देता है। फिर से समझो, लैकोपेरोन का जो इंड्यूसर है वो है एलोलैक्टोज। बनता कैसे है, लैक्टोज को जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्ट कर देता है इनटू द एलोलैक्टोज, ये एलोलैक्टोज आगे जाकर बाइंड करता है रिप्रेसर से, जो बनाया है रेगुलेटरी जीन ने। जो रेगुलेटरी जीन है वो बनाता है रिप्रेसर। इस रिप्रेसर से अगर ये बाइंड कर लेता है तो ये हो जाता है इनएक्टिव। ठीक है, ऐसे देखो नेगेटिव रेगुलेशन में भी दो तरीके होते हैं। अभी हमने बात की है नेगेटिव रेगुलेशन की, अभी हम बात कर रहे हैं। इसमें जरूरत होती है इंड्यूसर की, हमने देख लिया इंड्यूसर कौन है और क्या करता है। अब नेगेटिव रेगुलेशन में भी दो कंडीशन होती हैं, लैक्टोज वहां प्रेजेंट है या नहीं है। मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ, ओपेरोन दो टाइप से रेगुलेट किया जा सकता है, पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन में इंड्यूसर की रिक्वायरमेंट है, अभी हमने पढ़ लिया है, जो कि एलोलैक्टोज है। और यहाँ नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है, लैक्टोज की प्रेजेंस में होता है। अब पॉजिटिव की बात करें तो ये क्या है, इसको एक्टिवेटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं नेगेटिव रेगुलेशन की। तो ओपेरोन का नेगेटिव रेगुलेशन ये भी दो चीजों पर डिपेंड करता है कि वहां लैक्टोज एब्सेंट है या फिर वहां लैक्टोज प्रेजेंट है। इस बिहाफ पर ही उसका नेगेटिव रेगुलेशन होता है। अगर सेल के अंदर लैक्टोज एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म होगा और ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा। और जैसे वो ऑपरेटर से बाइंड कर लेता है तो वहां पर जीन हो जाता है ऑफ, और जो लेवल है वो बेसल लेवल से भी कम रहेगा। लैक्टोज यदि प्रेजेंट है तो लैक्टोज कन्वर्ट होती है एलोलैक्टोज में, ये बाइंड करता है रिप्रेसर से और फिर रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है, जिस वजह से वो ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाता है और जीन वहां पर ऑन हो जाता है। अब जीन अगर ऑन हो जाता है तो जो लेवल है वो बेसल लेवल के बराबर ही रहता है, ज्यादा नहीं होता है। अब हमने ये बातें देख ली हैं, अब डायग्राम की हेल्प से जरा समझ लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट केस आपको दिखाया गया है ये है इन द एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर, और इंड्यूसर क्या है, एलोलैक्टोज। वो कैसे बनता है, लैक्टोज की हेल्प से। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है
तो यानी वहां पर एलोलैक्टोज भी नहीं होगा। तो ये जो आई प्रोटीन है, मतलब जो आई जीन है, रेगुलेटरी जीन जो है, ये अपना mRNA बनाता है और फिर इससे बनता है प्रोटीन जिसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर बाइंड कर लेता है ऑपरेटर से। अब यहाँ पर जब ये बाइंड कर लेता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रोमोटर पर आया है वो आगे नहीं जा पाता है। अब वो अगर आगे नहीं जा पाएगा तो यहाँ किसी भी जीन का ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही ट्रांसलेशन होगा, और ये पूरा जो ओपेरोन है ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रिप्रेसर की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि ये नेगेटिव रेगुलेशन है। और कैसे है? इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज। फिर से रिकॉल कर दूं एक बार। देखो, सबसे पहले ये जो आई है जिसको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, ये mRNA बनाएगा, उससे प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन जाकर बाइंड कर लेगा ऑपरेटर से, जिस वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाता है और यहाँ कोई भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि लैक ओपेरोन यहाँ ऑफ होता है। तो लैक ओपेरोन कब ऑफ हुआ है? इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज या फिर इंड्यूसर। सेकेंड केस है, यदि सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है तो हम कहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर, क्योंकि लैक्टोज से ही उसका इंड्यूसर बनता है। अब देखो, यहाँ ये जो आई है, मतलब रेगुलेटरी जो जीन है, ये अपना काम लगातार करता रहेगा। इसने अपना mRNA बनाया, इसने अपना प्रोटीन भी बना लिया, लेकिन अब की बार डिफरेंट क्या है कि अब की बार सेल में एलोलैक्टोज भी है। तो जैसे ही एलोलैक्टोज बनता है ये रिप्रेसर से बाइंड कर लेता है, और जैसे ही रिप्रेसर से बाइंड करता है तो ये यहाँ ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाता है, मतलब ये इसकी जो बाइंडिंग है वो यहाँ नहीं होती है। और जब इसकी यहाँ बाइंडिंग नहीं होगी तो यहाँ आएगा आरएनए पॉलीमरेज और आकर के ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन, जिससे कि mRNA बनेगा और डिफरेंट जो प्रोटीन है, एंजाइम्स है, वो बनेंगे। तो यानी हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है ये ऑन होती है, ये ऑन रहेगी। लेकिन ये बातें मैंने आपको समझा दी हैं। फर्स्ट में तो हम सभी समझ गए हैं कि जो लेवल है वो बेसल लेवल से तो बहुत कम होगा, क्योंकि ऑफ ही है, ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही नहीं रही है, तो कुछ भी लेवल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो जो लेवल होता है वो अभी भी बेसल लेवल से कम ही होता है, या फिर समहाउ बराबर होता है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ एक और फैक्टर है जो आकर अगर बाइंड कर लेगा तो ये और स्पीडली होगा काम, और यहाँ और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ वो प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ वो फैक्टर आकर बाइंड नहीं हुआ है। वो कौन सा फैक्टर है मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर वो फैक्टर बाइंड नहीं हुआ है, जिस वजह से प्रोमोटर आता तो, मतलब प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आता तो है, ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये है नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द लैक ओपेरोन, जो कि देखा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज और इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है इंड्यूसर की। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम बात करेंगे अबाउट द पॉजिटिव रेगुलेशन। तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेटर की। जैसे नेगेटिव के लिए रिक्वायरमेंट थी इंड्यूसर की, ऐसे ही पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक एक्टिवेटर की। तो लैक ओपेरोन का जो एक्टिवेटर है वो होता है CAMP, साइक्लिक AMP। अब ये CAMP बनता कैसे है? एक एंजाइम है जिसका नाम है एडेनाइल साइक्लेज, यानी कि AC। तो यदि सेल में AC होता है तो वो ATP को पकड़ के कन्वर्ट कर देता है CAMP, यानी साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये CAMP क्या करता है? ये CAMP बाइंड करता है एक प्रोटीन से जिसका नाम है CAMP एक्टिवेटिंग प्रोटीन, या फिर कैटाबोलिक एक्टिवेटिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। अब जैसे ही ये एक्टिवेटर इससे बाइंड कर लेता है तो ये जो कैप है ये एक्टिवेट हो जाता है, और आगे जाकर ये औरों को भी एक्टिवेट करता है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं नेगेटिव के साथ में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हमने वहां पर लिया था लैक्टोज जो कन्वर्ट हुआ था एलोलैक्टोज में, और जिसकी बाइंडिंग हुई थी रिप्रेसर से, और उसने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया था। यहाँ पर ATP लिया है, CAMP बना है, CAMP जाकर बाइंड करता है कैप से, लेकिन इसको इनएक्टिवेट नहीं बल्कि एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रेगुलेशन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी दो फिनोमिना होते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि पॉजिटिव रेगुलेशन में भी दो फिनोमिना है, ग्लूकोज प्रेजेंट है या ग्लूकोज एब्सेंट है। जैसे हमने नेगेटिव में देखा था लैक्टोज प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, तो यहाँ पर भी ग्लूकोज प्रेजेंट है या फिर ग्लूकोज एब्सेंट है। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है सेल के अंदर, ये इकोलाई का सेल है और वहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो क्या होगा? अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये AC को इनहिबिट कर देता है, ये AC को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि ATP जो है अब वो CAMP में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। अब अगर वहाँ CAMP नहीं है तो जो कैप है जो कि CAMP के बाइंडिंग से एक्टिवेट होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो कैंप यहाँ नहीं बना, अब यहाँ पर CAMP नहीं बना है तो ये इससे बाइंड नहीं हो पाएगा, और अगर ये इससे बाइंड नहीं होगा तो ये रहेगा इनएक्टिव।
ठीक है, ये रहेगा इनएक्टिव। तो यहाँ हमने दोनों चीजें देख ली हैं। अब अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, मतलब सेल में ग्लूकोज नहीं है, ये इकोलाई का कोई सेल है और उसमें अगर ग्लूकोज नहीं है तो क्या होगा, अगर ग्लूकोज नहीं है तो वो इसको इनहिबिट नहीं करेगा, एटीपी से CAMP बनेगा और ये CAMP इससे बाइंड करेगा और ये पूरा ही जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको कंपेयर कर सकते हैं आप नेगेटिव रेगुलेशन से। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या किया था, नेगेटिव रेगुलेशन में अगर लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो एलोलैक्टोज बनता है, अगर लैक्टोज एब्सेंट होता है तो एलोलैक्टोज नहीं बनता है। यहाँ पर पॉजिटिव रेगुलेशन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो CAMP नहीं बनता है, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो CAMP बनता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें अगर समझ ली हैं, अब हम बात करते हैं कि यहाँ ग्लूकोज एब्सेंट है, इसी का फ्लो चार्ट है जो हम करके आए हैं अभी। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो वहां पर एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो फॉर्म भी होगा और CAMP से बाइंड भी करेगा और जीन ऑन रहेगा। कैसे ऑन होगा अभी आगे बताऊंगी। और जो लेवल है वो मोर देन बेसल लेवल रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेशन में जो अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो वहां पर जो लेवल है वो बेसल लेवल से ज्यादा रहेगा। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वहां पर एक्टिवेटर प्रोटीन तो बनेगा लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज इनहिबिट करता है AC को। AC अगर इनहिबिट हुआ है तो CAMP नहीं बनेगा, CAMP नहीं बनेगा तो वो कैप से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये फॉर्म तो होता है कैप लेकिन एक्टिवेट नहीं हो पाता है, जिस वजह से जीन हो जाता है ऑफ। अगर जीन ऑफ हुआ है तो वहां पर जो लेवल है वो बेसल लेवल से कम रहेगा, क्योंकि जीन ही ऑफ है। ठीक है, तो ये बातें हमने देख ली हैं। आप देखो, अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको इसका डायग्राम समझा देती हूँ कि कैसे काम होगा। तो फर्स्ट क्या था कि ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है, AC को इनहिबिट कर देता है और जो कैप है वो इनएक्टिव रहता है। अब ये कैप करता क्या है, यहाँ पर ये जो प्रोमोटर वाला रीजन है उस पर, जैसे देखो ये कैप है, कैप ने बाइंड कर लिया है CAMP से, ये हो गया है एक्टिवेट। से ही ये एक्टिवेट हो जाता है, फिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड करता है ऑपरेटर पर, और जैसे ये ऑपरेटर पर बाइंड करता है तो ये चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज आएगा उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है इसके यहाँ बाइंड होने से, और जैसे ये यहाँ पर बाइंड होता है तो सारी चीजें अच्छे से रेगुलेट होती हैं, मतलब काम करती हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि ना ही तो कैप एक्टिवेट हुआ है ना ही CAMP फॉर्म हुआ है, क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ये जो डायग्राम है ये किस चीज का है, यदि ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो CAMP नहीं बना है, CAMP अगर नहीं बना है तो कैप एक्टिवेट नहीं हुआ है, अगर कैप एक्टिवेट नहीं हुआ है तो यहाँ कोई बाइंड नहीं करेगा। तो जब ये यहाँ बाइंड नहीं होगा तो जो RNA पॉलीमरेज है वो यहाँ बाइंड भी होगा तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, लेकिन बहुत ही कम ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेवल है वो बेसल लेवल से अभी भी कम रह जाएगा। सेकंड की बात करें, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो वहां पर ये इसको इनहिबिट नहीं करेगी, CAMP बनेगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है तो ये लैक O पर आकर बाइंड कर लेता है, और लैक O पर इसकी बाइंडिंग के कारण यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज आता है उसकी एफिनिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और वहाँ पर वो आगे जाकर सारा प्रोटीन बनाता है, वो भी अच्छे लेवल से बनाता है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग की वजह से RNA पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जितना अच्छे से वो बाइंड करके रेप्लिकेशन वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा उतना ही जो लेवल है वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ये फिनोमिना देखा गया है कि यदि ग्लूकोज अगर एब्सेंट है तो वहाँ पर जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बेसल लेवल। ठीक है, क्योंकि एफिनिटी इंक्रीज हो गई है, ये आगे से मूव कर रहा है और सारे जो प्रोटीन है, एंजाइम है, वो बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया है नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन दोनों ही। अब एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि पॉजिटिव रेगुलेशन में अगर एक्टिवेटर प्रेजेंट है तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर एक्टिवेटर नहीं प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत ही कम लेवल पर होगा। नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है कि अगर रिप्रेसर प्रेजेंट है तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और अगर रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन का एक डिफरेंस है। अब ये दोनों चीजें हमने देख ली हैं कि जो लैक्टोज है अगर ये प्रेजेंट है तो लैक ओपेरोन ऑन रहेगा, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक ओपेरोन ऑफ रहेगा, क्योंकि जब लैक्टोज ही नहीं है सेल के अंदर तो लैक ओपेरोन को ऑन करने का मतलब ही क्या है। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑन रहेगा, एब्सेंट है तो ऑफ रहेगा। ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो ऑफ रहेगा, क्योंकि अगर ग्लूकोज है सेल में तो लैक ओपेरोन को ऑन करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो ग्लूकोज को ही कंज्यूम करेगा। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है
तो वहां पर उसको ऑन करने की रिक्वायरमेंट है लैकोपेरोन को, क्योंकि वहां लैक्टोज को अब मेटाबोलाइज करना होगा। लेकिन इंडिविजुअली हम इसको नहीं पढ़ सकते, हमें कॉम्बिनेशन लेकर भी पढ़ना होता है। क्या पता ऐसा हो जाए कि सेल के अंदर लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है। तो वो सारे फिनोमिना देखने के लिए हम इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर लैक्टोज को, ग्लूकोज को लेकर कुछ भी है। तो पहले बात कर लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन है अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है तो क्या होगा। लैक्टोज एब्सेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है तो क्या होगा। लैक्टोज तो प्रेजेंट है बट ग्लूकोज एब्सेंट है तो क्या होगा। और अगर लैक्टोज एब्सेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिप्रेसर की। तो देखो, अगर सेल में लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इनएक्टिव, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लैक्टोज जैसे ही प्रेजेंट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एलोलैक्टोज में, और एलोलैक्टोज बाइंड करता है रिप्रेसर से, जिससे कि वो उसको इनएक्टिव कर देता है। तो अगर सेल में लैक्टोज है तो रिप्रेसर इनएक्टिव रहेगा। अगर सेल में लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर जो है वो एक्टिव रहेगा, क्योंकि एलोलैक्टोज उससे अब बाइंड नहीं कर पाएगा। थर्ड कंडीशन है लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो फिर से यहां पर रिप्रेसर जो है इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो फिर से जो रिप्रेसर है वो एक्टिव हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कैप और CAMP की। तो देखिए, जो रिप्रेसर होता है उसका रिलेशन है लैक्टोज के साथ में, यानी लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव रहेगा, एब्सेंट है तो वो एक्टिव रहेगा। यहीं पर अगर कैप की और CAMP की बात करें तो उसका रिलेशन होता है ग्लूकोज के साथ में, यानी ग्लूकोज प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, वो देखा जाता है कि ये एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेंगे कैप की। तो देखो, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो AC को इनहिबिट करेगा, AC अगर इनहिबिट होगा तो वहां पर CAMP नहीं बन पाएगा, और अगर CAMP नहीं बनेगा तो मतलब जो कैप है ये रहेगा इनएक्टिव। सेकेंड केस की बात करें तो ग्लूकोज एब्सेंट है, यानी AC इनहिबिट नहीं हो पाएगा, और जो CAMP है वो वहां पर बनेगा, तो कैप भी जो है वो एक्टिवेट रहेगा। सेकेंड की बात करें तो ग्लूकोज यहां पर भी एब्सेंट है, मतलब यहां भी जो CAMP है वो बनेगा और जो कैप है वो भी एक्टिवेट रहेगा। और फोर्थ केस है कि यहाँ ग्लूकोज प्रेजेंट है तो फिर से जो CAMP है वो नहीं बनेगा और जो कैप है वो भी इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो RNA पॉलीमरेज है उसकी बाइंडिंग कैसी होगी प्रोमोटर के साथ में। ठीक है, तो हमने किया था कि अगर रिप्रेसर इनएक्टिव है तो मतलब वहां पर जो RNA पॉलीमरेज है उसकी बाइंडिंग भी होती है और ट्रांसक्रिप्शन भी ऑन रहेगा। तो यहाँ पर, और अगर कैप प्रेजेंट नहीं है, मतलब कैप जो है इनएक्टिव है, तो उसकी बाइंडिंग तो होगी लेकिन वहां पर वो अच्छे से स्ट्रांगली जो लेवल है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, चीजें नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अगर रिप्रेसर इनएक्टिव है तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो रहेगा ऑन, लेकिन जो बाइंडिंग है वो वीक होगी, क्योंकि जो RNA पॉलीमरेज है उसकी बाइंडिंग वीक होगी या स्ट्रॉन्ग होगी टू द प्रोमोटर, वो डिपेंड करेगा कि वहां पर CAP इनएक्टिव है या एक्टिव है। अगर CAP अगर एक्टिव है तो वहां पर RNA पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, और अगर ये इनएक्टिव है तो वहां पर वीक रहेगी। अगर ये इनएक्टिव है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगा, अगर ये एक्टिव है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। ठीक है, तो मतलब जो बाइंडिंग है वो डिपेंड करता है CAP पर, और जो ट्रांसक्रिप्शन ऑन है या ऑफ है वो डिपेंड करता है रिप्रेसर के इनएक्टिव या एक्टिव होने से। तो यहाँ पर जो रिप्रेसर है वो एक्टिव है, यानी वो प्रेजेंट है तो वो RNA पॉलीमरेज को मूव नहीं करने देगा, तो यानी यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रहेगी ऑफ, और कैप यहाँ एक्टिव है तो RNA पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो मतलब यहाँ होगा ऐसे कि जो RNA पॉलीमरेज है वो स्ट्रॉन्गली बाइंड तो हो जाएगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे आ गया है रिप्रेसर, क्योंकि रिप्रेसर यहाँ एक्टिव है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाता है। थर्ड सिनेरियो में क्या है कि रिप्रेसर अगर इनएक्टिव है तो यानी ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, अब वो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग से होगा या वीक बाइंडिंग से होगा ये डिपेंड करेगा कैप पर। कैप यहाँ एक्टिवेट है तो वो बाइंड कर लेगा, तो RNA पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, फोर्थ केस में दिया है कि रिप्रेसर अगर एक्टिव है तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ पर रहेगा ऑफ, क्योंकि ये होने नहीं देगा, साथ में ये भी इनएक्टिव है तो मतलब जो बाइंडिंग है वो भी वीक होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी नहीं हुआ है, यहाँ पर भी नहीं है, तो जो लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लेवल है वो कम रहेगा बेसल लेवल से, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं है, बेशक चाहे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाए। यहाँ पर बात करें ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है तो यहाँ पर भी जो लेवल है वो बेसल लेवल से कम रहेगा। यहाँ बात करें इन दोनों केस में तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन है लेकिन वीक बाइंडिंग है, तो यानी कि जो लेवल है
वो लगभग बराबर भी हो सकता है या फिर वो कम भी हो सकता है टू द बेसल लेवल। लेकिन यहां देखो ट्रांसक्रिप्शन ऑन भी है और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है तो मतलब यहां पर जो लेवल होगा वो बहुत ज्यादा होगा बेसल लेवल से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो होता है इन सभी का, ग्लूकोज और लैक्टोज का एब्सेंट है या प्रेजेंट है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लैक्टोज का जो लैक ऑपेरोन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ध्यान से समझ भी पाए होंगे। इसी के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्विच ऑन द लैक ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन ई. कोलाई के अंदर कब स्विच ऑन रहेगा, कब काम करेगा? अगर देखो सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वहां लैक ऑपेरोन को ऑन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहां पर लैक ऑपेरोन ऑन नहीं रहेगा। सेकंड केस में भी जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट है तो वहां कोई जरूरत नहीं है लैक ऑपेरोन को ऑन करने की, तो यहां पर भी ऑफ रहेगा। थर्ड की बात करें तो ग्लूकोज भी एब्सेंट है, लैक्टोज भी एब्सेंट है, तो लैक ऑपेरोन को ऑन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं, तो यहाँ पर भी लैक ऑपेरोन ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर ग्लूकोज तो एब्सेंट है लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है स्विच ऑन रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी हमने देखा था अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है तो वहां पर ऑन रहता है और बहुत सारा जो लेवल है वो काफी ज्यादा होता है बेसल लेवल से। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट दिया है, इफ इंड्यूसर बाइंड टू रिप्रेसर इट विल प्रिवेंट। अगर इंड्यूसर जो है यानी एलोलैक्टोज जो है बाइंड कर लेता है रिप्रेसर से तो वो रिप्रेसर को अब बाइंड नहीं होने देगा टू द ऑपरेटर। ठीक है, तो इट बाइंडिंग मतलब ये रिप्रेस कर देता है, इट विल प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू द ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, इन लैक ऑपेरोन इफ लैक रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर इट विल लीड टू, यानी अगर रिप्रेसर बना भी है उसने बाइंड भी कर लिया है ऑपरेटर से तो वो ट्रांसक्रिप्शन को स्विच ऑफ कर देगा, नहीं होने देगा, तो मतलब स्विच ऑफ कर देगा वो ट्रांसक्रिप्शन को, यानी सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ई. कोलाई लैक ऑपेरोन इज पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली रेगुलेटेड, दिस सजेस्ट दैट, यानी कि लैक ई. कोलाई के अंदर जो लैक ऑपेरोन है वो पॉजिटिवली भी रेगुलेट होता है और नेगेटिवली भी रेगुलेट होता है। उसका कारण क्या है? मतलब हमने देखा है ना कि दोनों तरीके से रेगुलेशन होता है। उसका कारण क्या है कि लैक्टोज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बिहाफ पर। तो यहाँ पर होता क्या है कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली जो रेगुलेशन है वो होता है क्योंकि ई. कोलाई यूज करता है लैक्टोज को ओनली वेयर द ग्लूकोज इज एब्सेंट, यानी ग्लूकोज अगर एब्सेंट है लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसका नेगेटिव रेगुलेशन होगा, और अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है लैक्टोज एब्सेंट है तो उसका पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। तो वहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन चलता है वो क्यों चलता है? क्योंकि ई. कोलाई लैक्टोज को तभी यूज करेगा यदि उसके पास ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई. कोलाई म्यूटेंट आइसोलेट फ्रॉम अ जेनेटिक स्क्रीन शो बिलो क्लास ऑफ म्यूटेशन। मतलब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है कि म्यूटेशन के केस से आया है, लैक ऑपेरोन में जो म्यूटेशन होता है वहां से ये क्वेश्चन आया है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ये है रेगुलेटरी जीन, अभी हम देख के आए हैं, ये प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो इस पूरे ऑपेरोन को ऑन होना है या ऑफ होना है ये डिपेंड करता है रेगुलेटरी जीन पर, और ये जो रेगुलेटरी साइट है कंट्रोल रीजन पर, स्ट्रक्चरल जो जीन है उस पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, चाहे ये ज़्यादा हो चाहे ये कम हो, ये मतलब ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा ये डिपेंड करता है यहाँ और यहाँ पर, यहाँ नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी के रिगार्ड में क्वेश्चन दिया है कि कुछ म्यूटेंट केस लिए गए हैं, 4 आपको केस दिए गए हैं। चूज द ऑप्शन विच इज लाइकली टू रिजल्ट इन द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ऑपेरोन। मतलब इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जो कि लैक ऑपेरोन को परमानेंटली ऑन कर देगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहां देखो कि या तो ये जो ऑपरेटर है इसमें अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है, इसमें अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो रिप्रेसर यहां बाइंड नहीं कर पाएगा, मतलब ऑपरेटर की उस साइट पर म्यूटेशन हो गया है जहां पर कि आके रिप्रेसर बाइंड करता है, तो अब यहां कभी भी रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा, चाहे ये बने चाहे ये ना बने, ऑपरेटर पर ये बाइंड नहीं कर पाएगा। और अगर ऑपरेटर पर रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहां आएगा और ये लगातार ट्रांसक्रिप्शन करेगा, लगातार ट्रांसलेशन करेगा। ठीक है, तो अगर ऑपरेटर में म्यूटेशन हो जाता है तो यहां लैक ऑपेरोन परमानेंटली ऑन हो जाएगा। सेकेंड केस ये है कि अगर रिप्रेसर में कोई म्यूटेशन हो गया है, यानी जो रिप्रेसर है वो या तो बन नहीं रहा है या फिर उसकी उस साइट पर म्यूटेशन हो गया है जो कि ऑपरेटर से बाइंड करता है, तो भी यहां पर ये रिप्रेसर कभी बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर से, और तो भी यहां फिर सेम सिनेरियो रहेगा, तो यानी यहां पर भी ये परमानेंटली ऑन रहेगा।
ठीक है। तो अगर ऑपरेटर है या फिर रेगुलेटरी जीन है, इन दोनों में कोई म्यूटेशन होता है तो चांसेस ये हैं कि लैक ऑपेरोन ऑन हो सकता है परमानेंटली। ठीक है, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो सी और डी को पहले मैं पढ़ देती हूँ। सी में कहा है डुप्लीकेशन अगर हम कर दें पार्ट या फिर होल ऑफ द लैक वाई, अगर लैक वाई को कंप्लीट आप डुप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या ये लैक ऑपेरोन को ऑन रख सकता है? नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन का उसे ऑन रखने में ऑफ रखने में कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो कि लैक ऑपेरोन को कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन यानी परमानेंटली ऑन नहीं कर सकता है। ऐसे डी में क्या दिया है? डुप्लीकेशन ऑफ पार्ट या फिर होल लैक, ये शायद एक्स होगा। ठीक है, तो आप बात समझे, या तो एक्स हो या तो वाई हो या तो जेड हो, इनके डुप्लीकेशन से इनके डिलीशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इसके ऑन और ऑफ पर। तो यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट हो जाएंगी गलत। ए में लिखा है कि पॉइंट म्यूटेशन अगर हो जाता है लैक आई में, यानी कि अगर लैक आई रिप्रेसर में कोई म्यूटेशन हो गया है, मतलब रेगुलेटरी जीन में कोई म्यूटेशन हो गया है तो रिप्रेसर नहीं बनेगा तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं कर पाएगा तो वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऑन रहेगा। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये एक ऐसा है जो कि लैक ऑपेरोन को ऑन रख सकता है। ठीक है, अब देखिए बी में लिखा है कि डिलीशन इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ऑफ द लैक जेड वाई एमआरएनए। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि लैक ऑपेरोन में जो ऑपरेटर होता है, मतलब ये प्रोमोटर है, ये लैक जेड है, मतलब यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट हो जाता है और ये प्रोमोटर है। यहाँ पर कहीं बीच में प्रेजेंट होता है ऑपरेटर, मतलब ओवरलैप कर रहा होता है। हालांकि जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं इसमें तो अलग अलग दिखा देते हैं कि यहाँ ऑपरेटर है, यहाँ प्रोमोटर है और यहाँ से स्टार्ट कर दिया है स्ट्रक्चरल जीन, लेकिन अगर एक्चुअल में देखते हैं तो प्रोमोटर और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके ओवरलैप में प्रेजेंट होता है ऑपरेटर, लाइक इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया है आपको। तो ऑपरेटर आप देख सकते हैं कुछ प्रोमोटर का पार्ट कुछ लैक जेड में यहाँ होता है ऑपरेटर। और अगर यहाँ बात करें +1 की, +1 वो साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, +1 वो साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। उसके इधर वाले पार्ट को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा है कि अगर जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उसके डाउन स्ट्रीम में अगर हमने म्यूटेशन कर दिया है या फिर डिलीशन कहा है, वेट अ मिनट, यस डिलीशन कहा है, तो यानी कि यहाँ पर अगर हमने इमीडिएटली यहाँ डिलीशन किया है तो मतलब जो ऑपरेटर साइट है उसका डिलीशन हुआ है, उसका भी कुछ पार्ट वहाँ डिलीट हुआ है। तो जिस वजह से अगर ऑपरेटर में कोई दिक्कत आई है तो रिप्रेसर अगर बन भी रहा है तो वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको ऑन रखेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा कि अगर हम डाउन स्ट्रीम जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है यानी +1 के इमीडिएटली जो डाउन स्ट्रीम वाला पार्ट है अगर उसको हम डिलीट कर देते हैं तो वहां पर समहाउ ऑपरेटर का पार्ट भी डिलीट हो जाता है, जिस वजह से ऑपरेटर जो है इनएक्टिव हो जाएगा और रिप्रेसर अगर बने या ना बने वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा ऑपरेटर से, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो लगातार ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी ऐसा है जो कि लैक ऑपेरोन को ऑन रख सकता है, यानी ए और बी सही है, बोथ ए बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए हैं और थ्योरी पार्ट भी पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।